Hello everyone, welcome back to our channel. Today we will learn about the Constitutional Amendment Bill. संविधान संशोधन जो बिल होते हैं उनके बारे में हम आज की वीडियो में जानेंगे। लास्ट वीडियोस में हमने पार्लियामेंट्री बिल्स में से ऑर्डिनरी बिल, फाइनेंशियल बिल्स, मनी बिल को कवर कर लिया है। आज हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। पहले मीनिंग देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता क्या। A bill that seeks to change one or more provisions of the Constitution is called Constitutional Amendment Bill. एक ऐसा बिल जो संविधान में बदलाव करना चाहता हो, संशोधन करना चाहता हो, जो कॉन्स्टिट्यूशन की किसी एक प्रोविज़न या एक से ज़्यादा प्रोविज़न में कोई चेंजेस करना चाहता हो, कुछ बढ़ाना चाहता हो, कुछ ऐड करने की बात हो कॉन्स्टिट्यूशन में, कुछ हटाने की बात हो कॉन्स्टिट्यूशन से, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव की जो बात करता है बिल, उसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल दैट प्रपोजेस चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कहते हैं, संविधान संशोधन का बिल। इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को कहाँ इंट्रोड्यूस किया जाता है? पार्लियामेंट में, लोकसभा में, राज्यसभा में, कहाँ इसको इंट्रोड्यूस करा जाता है? कौन इसे इंट्रोड्यूस करता है? अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल can be introduced in either house of the parliament. इस either house, लोकसभा, राज्यसभा, कहीं भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, राज्यसभा में भी either हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बाय अ मिनिस्टर और अ प्राइवेट मेंबर। इसे कोई मंत्री अथवा कोई प्राइवेट मेंबर, मतलब कोई ऐसा एमपी जो मिनिस्टर नहीं है, वो भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसे कोई मिनिस्टर भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और प्राइवेट मेंबर भी, और ये किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है। पार्लियामेंट के लोकसभा में भी हो सकता है, राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस्ड हो सकता है। अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल डज नॉट रिक्वायर द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट फॉर इट्स इंट्रोडक्शन। अब संविधान संशोधन बिल को, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पार्लियामेंट में लाने से पहले प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन, उनका अप्रूवल नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे हमने देखा था कि मनी बिल, फाइनेंशियल बिल में प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए होती है इनको इंट्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन नहीं चाहिए। इट हैज़ टू बी पास्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट विथ स्पेशल मेजॉरिटी। लोकसभा, राज्यसभा, उसका दोनों का पास होना ज़रूरी है, दोनों से पास होना ज़रूरी है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल का लोकसभा से भी पास हो, राज्यसभा से भी, दोनों हाउसेस पे पास होना चाहिए। ठीक है, विद स्पेशल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी से इंट्रोड्यूस कहीं भी हो सकता है, लोकसभा में हो चाहे राज्यसभा में हो, तो एक हाउस से पास होकर फिर दूसरे हाउस में भी वो बिल पास होना चाहिए, दोनों हाउसेस से बिल पास होना चाहिए, तभी वो पास माना जाएगा पार्लियामेंट में, वो भी स्पेशल मेजॉरिटी से। नेक्स्ट देखते हैं, नो जॉइंट सिटिंग। There can be a deadlock in case of disagreement between the houses of the parliament, but there can be no joint sitting. अब जैसे लोकसभा और राज्यसभा में बिल के मैटर पे कोई डिसएग्रीमेंट हो गया, मतलब लोकसभा अगर बिल में कोई चेंजेस करने के लिए कह रही है, मान लेते हैं, राज्यसभा उससे एग्री नहीं कर रही, तो अगर डिसएग्रीमेंट हो जाता है बिटवीन बोथ द हाउसेज, लोकसभा राज्यसभा के बीच किसी इशू पे डिसएग्रीमेंट हो गया, बिल के दोनों एक दूसरे से सहमत नहीं हो रहे, तो उस केस में देखा था हमने कि प्रेसिडेंट जॉइंट सिटिंग बुला लेते हैं, मतलब दोनों हाउसेस के मेंबर को एक साथ बिठा देंगे और वहाँ पे फिर बिल पास करा देते हैं। अगर वहाँ मेजॉरिटी से पास हो गया जॉइंट सिटिंग में, तो बिल वो पास हो गया। लेकिन इस केस में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में जॉइंट सिटिंग नहीं हो सकती। अगर डेडलॉक हो गया, मतलब डिसएग्रीमेंट हो गया बिटवीन हाउसेस, लोकसभा राज्यसभा के बीच में मतभेद हो रहा है, बिल के किसी पॉइंट में डिसएग्रीमेंट हो रहा है, तो उस केस में जॉइंट सिटिंग नहीं हो सकती, राष्ट्रपति जॉइंट सिटिंग नहीं बुला सकते। ठीक है, देयर कैन बी नो जॉइंट सिटिंग इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। अप्रूवल ऑफ स्टेट। इफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल relates to the division of power between the center and the states, it has to be ratified by at least half of the states.
अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, मतलब ये बात करेगा कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंजेस के बारे में, तो अगर वो ऐसी कोई बात करता है रिलेट्स टू डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स, मतलब ऐसा बिल है जो स्टेट को भी इफेक्ट कर रहा है, सेंटर और स्टेट दोनों को इफेक्ट कर रहा है, जैसे जीएसटी है ना, स्टेट और सेंटर दोनों को इफेक्ट कर रहा है, अगर कोई ऐसा बिल है देन इट हैज़ टू बी रेटिफाइड बाय एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट्स, मतलब कम से कम हाफ स्टेट्स की फिर अप्रूवल चाहिए होगी उसके लिए, उनको कंफर्मेशन चाहिए होगी। जैसे 28 स्टेट्स हैं इंडिया में, तो कम से कम 14-15 स्टेट्स के लिए हमें कंफर्मेशन चाहिए होगी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए, अगर वो बिल स्टेट को इफेक्ट कर रहे हैं तो। अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल स्टेट को इफेक्ट करेगा, डिवीजन ऑफ पावर की बात कर रहा है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, जैसे जीएसटी बिल था, स्टेट सेंटर दोनों को इफेक्ट कर रहा है, तो उसके लिए एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट्स की रेटिफिकेशन चाहिए, उनकी अप्रूवल चाहिए, क्या उनका कंफर्मेशन चाहिए। जैसे 28 स्टेट है तो कम से कम 14 राज्यों का रेटिफिकेशन चाहिए होगा उसके लिए, एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट्स उसको अप्रूव करेंगे तभी वो बिल फिर आगे जाएगा, पार्लियामेंट से पास होगा। नाउ एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, अब प्रेसिडेंट के पास क्या ऑप्शन होगा इन रिलेशन टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। नॉर्मली उनके पास ऑप्शन होता है कि वो उस बिल को एक्सेप्ट कर ले, रिजेक्ट कर दे या वापस भेज दे पार्लियामेंट में फॉर रिकंसिडरेशन, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में एक एक्सेप्शन है। द 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट passed in 1971 made it compulsory for the president to give his or her assent to the constitutional amendment bill। जो 24वां संवैधानिक संशोधन किया गया 1971 में, उसने ये कंपलसरी कर दिया प्रेसिडेंट के लिए, अनिवार्य कर दिया राष्ट्रपति के लिए कि उन्हें अपनी मंजूरी, अपनी एसेंट, अपनी स्वीकृति देनी होगी टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को। मतलब सीए बिल अगर राष्ट्रपति के पास आता है पार्लियामेंट से पास होके, तो प्रेसिडेंट को उसे अपनी स्वीकृति, अपनी एसेंट देना होगा। ठीक है, ये 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ऐड किया गया। द प्रेसिडेंट कैन नॉट रिजेक्ट और रीसेंड अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल फॉर रिकंसिडरेशन। नॉर्मली बिल वापस भेज सकते हैं प्रेसिडेंट, ऑर्डिनरी बिल को वापस भेज सकते हैं, फाइनेंशियल बिल भी वापस भेज देते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति वापस नहीं भेज सकते रिकंसिडरेशन के लिए, ना ही उसे रिजेक्ट कर सकते हैं। ही कैन नॉट रिजेक्ट और रीसेंड द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल फॉर रिकंसिडरेशन। वापस नहीं भेज सकते पार्लियामेंट में इस बिल को कि इसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए, इसको रिकंसिडर करना चाहिए, वापस नहीं भेज सकते, ना ही रिजेक्ट कर सकते हैं। तो प्रेसिडेंट को अपनी मंजूरी देनी होगी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बिल को। ऐसा 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 में प्रोविजन बन गया था। ठीक है, द 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मेड इट कंपल्सरी फॉर प्रेसिडेंट टू गिव हिज एसेंट टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। अभी संविधान संशोधन का बिल अगर राष्ट्रपति के पास आता है तो उन्हें उसे अपनी स्वीकृति देनी होगी। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के बारे में। पहले हमने देखा मीनिंग क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। अमेंडमेंट का मतलब हुआ चेंज, तो एक ऐसा बिल जो संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंजेस करने की बात कर रहा है, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ये कहाँ पे इंट्रोड्यूस हो सकता है पार्लियामेंट में? ये किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी, और इसको कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकता है, मिनिस्टर या कोई प्राइवेट मेंबर, मतलब कोई ऐसा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो मिनिस्टर नहीं है, वो भी इस बिल को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट नहीं चाहिए फॉर इट्स इंट्रोडक्शन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पार्लियामेंट में लाने से पहले राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं चाहिए होती। इट हैज़ टू बी पास बाय बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट विद स्पेशल मेजॉरिटी। लोकसभा राज्यसभा दोनों से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल का पास होना ज़रूरी है, वो भी स्पेशल मेजॉरिटी से। नो जॉइंट सिटिंग, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में जॉइंट सिटिंग नहीं बुला सकते। अगर डिसएग्रीमेंट हो गया लोकसभा राज्यसभा ने किसी पॉइंट पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल से रिलेटेड, डेडलॉक के केस में जॉइंट सिटिंग नहीं बुलाई जा सकती फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। अप्रूवल ऑफ स्टेट,
अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल स्टेट के इंटरेस्ट को इफेक्ट कर रहा है, उससे स्टेट और सेंटर दोनों को फ़र्क पड़ रहा है, दोनों का इंटरेस्ट इफेक्ट हो रहा है, जैसे जीएसटी बिल, तो उसके लिए एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट्स की रेटिफिकेशन, उनका अप्रूवल, उनका कंफर्मेशन चाहिए होगा। एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971, 24वां संवैधानिक संशोधन जो 1971 में किया गया, उसने सुनिश्चित किया कि राष्ट्रपति को संविधान संशोधन के बिल को अपनी स्वीकृति, अपनी एसेंट देनी होगी। He cannot reject or resend a constitutional amendment bill for reconsideration. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को प्रेसिडेंट वापस नहीं भेज सकते, उसे रिजेक्ट नहीं कर सकते। So I hope you like it and understood about the constitutional amendment bill. If you have any queries, please feel free to ask. I welcome your suggestions. Thank you everyone. Please like, share and subscribe. Thank you all. Have a nice day. Thank you.